वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आपको बताएं कि जी IMF ने हालिया जो हुकूमत के 2 प्लान्स हैं उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सबसे पहले जो हमने भी प्रोग्राम में कवर किया था, आपको बताया था कि किसानों के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट की और उसके अंदर कहा गया कि जी उनके जो इंटरेस्ट हैं वो माफ हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का कर्जा उनको लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कि उस कर्जे को यानी वापस भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में एक सब्सिडी देने की उन्होंने अनाउंसमेंट की। दोनों पे IMF ने कहा कि आपको मिनी बजट लाकर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद देम। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के लिए सियासी तौर पे भी तनाव बढ़ता चला जा रहा है, खुसूसन जब हमने देखा कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला होता है उसके बाद सूरत हाल काफी अबतर है और हर तरफ से इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके बारे में बात की और एक स्लिप ऑफ टंग उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक बन गया। लेकिन जी बहरहाल अब बात करते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि 18 से दोबारा ये वजीराबाद से ही ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं। थोड़ी देर में हमें मुसर्रत चीमा साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। आइए उनसे पूछते हैं कि सियासी तौर पर सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको भी मुझे बताइए कि खान साहब की ये उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। इसके बाद पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात पड़ रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं जरूर IMF की तरफ से थोड़ा सा एक जुमला कह दूं कि वो आपको जब उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकाला है तो एक ऐसे वक्त में जब बिल्कुल आप निचोड़े जा चुके थे और आपके पल्ले कुछ रह नहीं गया था। और 2 बुनियादी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और एक जो है वो आपका एग्रीकल्चर है। दोनों के ऊपर जो है IMF की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप वेंटिलेटर के ऊपर रहे, आप जो है वो तरक्की की राहें जो है उनके ऊपर ना गामज़न हो जाएं, क्योंकि ये दोनों पैकेजेस से यकीनन पाकिस्तान की मईशत को और खासतौर पर पाकिस्तान की जो एक तबाह हाल जो हमारी फसलों का हाल हुआ। अब्दुल्ला साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस पे हमने लोकल इकोनॉमिस्ट से बात की। उनका भी ख्याल यही था कि इसमें बेहतर तरीके से इसको प्लान किया जा सकता था। किसान पैकेजेस में इस वक्त जो अबतरी का हाल है, इन किसानों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये लोन का जो एक्चुअल लोन है उसका कर्जा वापस करें। दे हैव टू बी रीबिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बट बहरहाल जी, आप मुझे बताइए कि सियासी तौर पे इस वक्त क्या मौजूदा हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है? ये बिल्कुल सियासी हुकूमत जो है जिस दिन पहले दिन से आई है उसके बाद से अप्रैल के बाद से इनकी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। क्योंकि एक तो जाहिर है इनकी तमाम तरजीहात जो हैं वो इमरान खान साहब को किसी तरीके से डिफ्यूज करने के लिए इनकी कोशिश है और उसकी वजह से जो मिनिस्टर हजरात हैं या गवर्नमेंट मशीनरी है वो तवज्जो नहीं दे पा रही अनाने हुकूमत की तरफ। तो एक तो ये अलमिया है। दूसरी बात यह है कि सर मुंडाते ही वो ओले पड़ने वाली बात है। आपकी मईशत का जो है वो मुश्किल था, फिर इसी तरीके से आपकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गए थे, पॉलिटिकल आइसोलेशन का शिकार थे और फिर जाहिर है 13 पार्टियां हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है और तमाम सोच जो है वो एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पे हुकूमत जो है वो तो चूं चूं का मुरब्बा है। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जिस पॉलिसी को वो लेके चल रहे हैं वो तमाम की तमाम नफरत की बुनियाद के ऊपर है और इंतहा पसंदी की बुनियाद के ऊपर है। मैं समझता हूं कि वो यकीनन सियासत करें लेकिन रियासत को जरा थोड़ा सा उससे परहेज करें तो। अब्दुल्ला साहब, आप नहीं समझते कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि चाहे हम कुछ भी कहें, हुकूमत वक्त के ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी प्रॉब्लम्स को डिफ्यूज ऑफ करने की और जोर जबरदस्ती से चीजें कभी डिफ्यूज नहीं होती। जिस तरह हम देख रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त इस्लामाबाद में उसकी हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं, ये तो कोई जंग का मंजर पेश कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कि आप नहीं समझते कि हुकूमत ने एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया होता है, इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है, यानी खैर सगाली का मैसेज देते हुए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर वो आगे बढ़ते तो मुज़ाकरात की मेज पे उनको लाया जा सकता था। जी देखें, खान साहब मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। बतौर वजीर आज़म जब मसला कश्मीर आया तो आपको याद होगा कि वो वहां तब भी अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। जब अभी मननंदन का वाकया आया, बहुत बड़ा एक वाकया था,
उस टाइम पे भी खान साहब जो है वो नहीं बैठे। और तीसरा ये था कि जब अफगानिस्तान को सेटल डाउन कर रहे थे और अमेरिकन इनकलाब हो रहा था तब भी वो नहीं बैठे थे। एक तो ये उनका माजी है, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जिस मौजू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको याद होगा कि अभिनंदन के इशू पे उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी उसने रियासती इदारों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। क्लोज डोर मीटिंग जो शाह महमूद कुरैशी साहब चेयर कर रहे थे उसके हवाले से और बहुत सारे अहम शख्सियात के हवाले से उनके क्या बयानात थे? जी, मुझे इसमें देखिए, मैंने आपको कहा कि रियासती इदारों को जब मौका मिला नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और बाकायदा 2019 को उन्होंने चार्जशीट किया बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके, जो कि बहुत गलत था। इसी तरीके से ईंट से ईंट बजाने की बातें जो है वो हमने जरदारी साहब से सुनी, मेमो गेट स्कैंडल सुना और उसके बाद अब इमरान खान साहब से सुन रहे हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब से हम कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, उनसे मुख्तलिफ उम्मीद। अब्दुल्ला साहब, इस वक्त मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी ख्वाहिश बिल्कुल अपनी जगह और पाकिस्तानी अवाम की बहुत सारी तवक्कुआत उनसे जुड़ी हुई हैं। मुसर्रत साहिबा, आप कैसे देख रही हैं? माजी के हवाले से बात करते हुए अब्दुल्ला साहब ने कहा कि माजी में भी हुकूमतों ने और ओहदेदारान ने, यानी मिनिस्टर्स ने, पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। अब क्या मुख्तलिफ है? वाई इज इतना रिएक्शन, इतना शदीद रिएक्शन, रद्द अमल अब आता है, पहले नहीं आता था? बहुत शुक्रिया सिदरा। यस, आई कैन एक्सप्लेन के डिफरेंस इस पे क्या है। हमने कभी भी रियासती इदारे के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला अभी तक। मरियम के जलसे के अंदर नवाज शरीफ ने जितनी काबिल एतराज स्पीच की, उसने ना सिर्फ इदारों का नाम लिया और मरियम ने तो ना जजेस को छोड़ा और ना यूनिफॉर्म मीन्स सारा इदारा। अब हम क्या कहते हैं? हम ये बात करते हैं कि ताकतवर फौज इस मुल्क की जरूरत है, हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं, लेकिन अगर आप इदारा खुद कोर्ट मार्शल करता है तो किसी रॉन्ग डूइंग के ऊपर इंडिविजुअल के खिलाफ करता है या पूरी फौज के खिलाफ करता है? हमारा मौकफ ये है, हमारा मुद्दा ये है। इसी तरह आईने पाकिस्तान जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं सारे इदारे इस मुल्क के, वो नहीं, वो कोई जुर्म उससे सरजद होता तो वो उससे मुबर्रा है। या तो फिर जब मार्शल लॉ था, जब 80 में ज़िया साहब थे और मुशर्रफ साहब थे, ये अमेंडमेंट कर लेते। अच्छा मुसर्रत साहब, एक और इशू की तरफ आपको लाना चाहूंगी। मुझे बताइए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पे भी एतराज किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि खान साहब जख्मी होने के बाद शौकत खानम क्यों गए, उनको किसी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए था ताकि कौम के सामने आता कि उनको कितनी गोलियां लगी, कैसे लगी। यानी एक तरह से फिर मिसट्रस्ट और ट्रस्ट डेफिसिट की तरफ इशारा है। जो रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल साहब ने आके जैसे ब्रीफिंग की है या शौकत खानम अस्पताल की तरफ से आ रही है, उस पर एक तरह से गैर अपने इत्मीनान ना होने का इजहार किया गया। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं एक फिक्रा मुझे कंप्लीट कर लेने दें, मैं पहले बात कर रही थी। डिफरेंस इसमें ये है, जो मैं पहले अपना मुद्दा रख रही थी, कि हम ये चाहते हैं कि जो आईने पाकिस्तान है उसमें जो जमहूरियत का रोल है उसको बहाल किया जाए, जो बाकी इदारों का रोल है हर कोई अपनी अपनी डोमेन में काम करे और आपस में ये हम करते क्यों है? मुझे जी मैम, ये पॉइंट वेल नोटेड। मेरे पास वक्त कम था, आपका मौकफ हैज बिन पुट अक्रॉस। मुझे ये बताइए कि जो एतराजात शहबाज शरीफ साहब ने किए उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, शहबाज शरीफ और ये जिस तरह से अब बेसलेस प्रोपेगंडा कर रहे हैं, एक तो हमारे ऊपर अटैक हुआ, मजाक नहीं है, एक कारकुन का शहीद हो जाना, 11 से 12 लोगों को, एक एक बंदे को 4 से 5 गोलियों का लगना, खान साहब को लगना, और उसके बाद ये खुद इनके सरदर्द भी हो तो ये पैनाडोल लेने के लिए भी लंदन जाते हैं। उसके बाद जो कुछ नवाज शरीफ ने बीमारी और अलालत का बहाना करके अभी तक एवन फील्ड अपार्टमेंट वाला जो हॉस्पिटल है उसमें पड़े हुए हैं, ये खुद चूंकि मकार है, झूठ बोलते हैं, इसलिए दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। हमें पता है कि जो इनका प्लान अगला था खान साहब के लिए, कौम को हम इस वक्त मजीद इंतशार में डालना नहीं चाहते, वरना ये जिस तरह से इन्होंने अटैक किया था कि अगर वहां से बचे तो फिर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के थ्रू भी इनकी जिंदगी को खतरा है। अभी भी मैं ये बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कह रही हूँ। देखें, इस वक्त क्या मुझे ये बताएं, क्या वहां पे फायरिंग हुई कि नहीं?
کیا ہول وہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں, کیا بندوں کو گولیاں لگی کہ نہیں, باقی تمام لوگوں کے تو میڈیکل ہوئے, ایک بندہ شہید ہوا کہ نہیں, ایف آئی آر ابھی تک کیوں نہیں درج ہوئی؟ بالکل صحیح کہہ رہی عبداللہ صاحب, ان سوالات پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یعنی ایف آئی آر کا معاملہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جمہوری اقدار تو نہیں ہے, ان سٹیٹمنٹس پہ رد عمل کیوں نہیں آتا؟ یہ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ماضی کے اندر بھی جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں اسی قسم کے الفاظ جو ہے وہ ہم نے سنے شیخ رشید کی جانب سے, جب مختلف جماعتوں نے پروٹیسٹ کیا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. سدر ابھی بھی پاکستان کا قانون ہے, میرا بنایا اور آپ کا بنایا ہے نہیں. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کو اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کی جو MLR ہے, میڈیکل لیگل رپورٹ, وہ ایک سرکاری ہسپتال سے اور سرکاری ڈاکٹر کی مدعیت میں ہی بنتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بنتی. جبکہ خان صاحب جو ہے ظاہر ہے 2 گھنٹے ٹریول کر کے جب لاہور جاتے ہیں تو بہتر یہ تھا, کیونکہ حکومت بھی ان کی تھی, تو بہتر یہ تھا کہ وہ وہاں کسی سرکاری ہسپتال میں کراتے. دوسری بات یہ ہے کہ گولیوں کے ٹکڑے کبھی نہیں ہوا کرتے, بم کے جو ہے وہ ٹکڑے ضرور ہوتے ہیں. یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈ جو کہ ایک نیوکلیر پرائم منسٹر کے ساتھ 3 سال 7 مہینے سرو کرتے رہے, وہ نیوکلیر پرائم منسٹر کے ساتھ آج بھی سرو کر رہے تھے, ان کی جو ہے ان کو معزول ہونے کے بعد, انہوں نے فائر کیوں نہیں کیا, فائر بیک کیوں نہیں کیا اس آدمی کے اوپر, جبکہ وہ تو ٹرینڈ گارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فوٹیج ہے CCTV کی جو کہ کنٹینر کی ہے وہ کہاں موجود ہے. میں یہ چند سوالات ہیں, میں کسی کی یہاں نمائندگی سر پھر ایک اور چھوٹا سا سوال مجھے یہ بتائیے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے بھی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مانگی ہے, وہ تو ایک سرکاری اسپتال میں ہوئی ہے, وہ ابھی تک نہیں ریلیز کی گئی. بالکل ہونی چاہیے جی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے دن ارشد شریف صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی یہ کہا کہ ایک ہائی لیول کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ معاملات اتنے ہیٹڈ ہو چکے ہیں, سیاسی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور دونوں اطراف کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طریقے سے